दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिन्होंने इग्नू से बीए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया है और दिसंबर एग्जामिनेशन सेशन में उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। जिस भी बच्चे के पास BPSC 101 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी है, उन बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स होने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर and most repeated questions. Okay, so let's start. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उनको सूचीबद्ध करना है और उन कारकों के बारे में जो है हमें वर्णन करना है। सो गाइस, इफ़ यू आर BA स्टूडेंट्स तो आपको पता होगा कि आपको जो है अपने आंसर्स को कैसे लिखना है। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, अपने आंसर्स को आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है। देन उसके बाद क्वेश्चंस की मेन पॉइंट को आपको नीचे पॉइंट्स पे लिखना होता है, पैराग्राफ में नहीं लिखना होता है। जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को आपको हेडिंग में मेंशन करना होता है एंड एट द एंड आपको जो है निष्कर्ष लिखना होता है, तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। ओके, सो क्वेश्चन में जो है हमसे पूछा गया है कि जो राजनीतिक सहभागिता है उसको कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जो राजनीतिक सहभागिता है इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। राजनीतिक सहभागिता मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ओके, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसका मतलब ये होता है कि आप कैसे वोट दे रहे हो, किसको वोट दे रहे हो। ये लोगों का नज़रिया सिर्फ इतना ही होता है कि वो सोचते हैं कि अगर हम वोट दे रहे हैं तो हम राजनीति में सहभागिता निभा रहे हैं, लेकिन नहीं, राजनीतिक सहभागिता का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जो लोग सिर्फ मतदान करते हैं वही राजनीतिक सहभागिता में भाग नहीं निभाते। जो लोग दल बना रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, जनसभा बना रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सरकार नीतियाँ बना रही है उस पर अपनी राय दे रहे हैं। अगर सरकार की बनाई हुई नीतियाँ लोगों को अच्छी नहीं लग रही या उसके हित में नहीं लग रही तो वो उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन में भाग ले सकते हैं। तो इन सारी तरीक़ों से जो है एक व्यक्ति क्या करता है, राजनीति में अपनी सहभागिता निभाता है और यही होता है राजनीति में सहभागिता निभाना। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश, जो कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो उसमें अगर आप राजनीति में सहभागिता निभा रहे हो, इसका मतलब है कि आपका जो देश है, आपका जो सरकार है वो एक अच्छी सरकार है और बनेगी, मतलब सशक्त और मजबूत रहेगी। राजनीतिक सहभागिता को बहुत सारे जो कारक है वो इम्पैक्ट करते हैं, जिसमें से हम कुछ कारकों के बारे में बताएंगे विच इस व्यक्तिगत, मतलब कि पर्सनल। सामाजिक कारक भी जो है राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करते हैं। आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े होते हैं। ये सारी जो कारक है, ये सारी कारक राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि शिक्षा कैसे, व्यक्तिगत में जो है शिक्षा आ रहा है। व्यक्तिगत में शिक्षा का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड है, अगर आप पढ़े लिखे हो तभी आपको पता होगा कि जो आपका एक वोट है उसकी कीमत कितनी ज़्यादा है। अगर आप वोट नहीं देते या अगर आपका जो वोट है वो गलत हाथों में, गलत नेता के हाथों चल जाता है तो देश का भविष्य कैसा होगा आपको पता है। इफ़ यू आर गाइस एजुकेटेड तो आपको पता है कि आपका एक वोट कितना ज़्यादा कीमती है। आपका एक वोट जो है अपने देश के भविष्य को बना भी सकता है और अंधकार में भी डाल सकता है। सो लेट्स रीड। जो शिक्षा है वो राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड है, शिक्षित है, तो वो राजनीति के इम्पोर्टेंस को समझता है और सरकार की नीतियों का जो है विश्लेषण करता है। मतलब जो भी सरकार नीतियाँ बना रही है उसके बारे में चर्चाएँ करता है, विश्लेषण करता है, मतलब निष्कर्ष निकालता है कि जो भी सरकार ने नीति बनाई है वो देश के कितने हित में है, उस व्यक्ति के पर्टिकुलर कितने हित में है, या फिर ये नीति सिर्फ सरकार के हित में है। वह जानता है कि उसका वोट कितना कीमती है, वोट किसको देना है और उसका वोट जो है देश का भविष्य तक प्रभावित करता है। पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। संविधान में जो उनके लिए अधिकार है उनके प्रति वो संवेदनशील होते हैं। उन्हें पता है कि उनके पास क्या राइट्स है और उन्हें ये भी पता है कि राइट्स के साथ जो है उन्हें कुछ ड्यूटीज़ भी मिली होती हैं। इसलिए शिक्षा का स्तर सबसे महत्वपूर्ण होता है जहाँ से लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करते हैं। सेकंड जो है मेन फैक्टर वो माना जाता है आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति से मतलब ये है कि आपका जो है
समाज में स्थिति कैसी है, मतलब आप किस तबके में आ रहे हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, वो अमीर है, तो उसके पास इतना टाइम है कि वो वोट दे, वो पॉलिटिक्स में भाग ले। अगर कहीं जनसभा हो रही है या आंदोलन हो रहा है तो उसमें जो है वो अपना पार्टिसिपेशन करे। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो वो तो सिर्फ यही सोचेगा कि उसको अपना रोज़मर्रा का कार्य करना है, डेली बेसिस पे कमा के लाना है। उसे पता है कि अगर वो एक दिन बाहर कमाने नहीं जाता तो उस रात में उसके घर में चूल्हा चौका नहीं जलेगा। तो ये डिफरेंस होता है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप ये प्रेफर करते हो कि आपको अपने रोज़मर्रा अपनी लाइफ को सुधारना है, ना कि राजनीति में पार्टिसिपेशन करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब सरकार की नीतियाँ ज़्यादा क्रूर हो जाती है तो व्यक्ति जो अक्षम है या गरीब है वो भी सरकार की नीतियों में के खिलाफ जाके जो है आंदोलन या प्रोटेस्ट करते हैं। ऐसा देखा गया है। जैसे कि अभी आपने देखा था किसान आंदोलन हुआ था, तो उसमें गरीब से गरीब किसानों ने भी अपनी सहभागिता निभाई थी। आर्थिक स्थिति व्यक्ति की राजनीतिक भागीदारी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। कैसे? जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम है, उसके पास संसाधन है, टाइम है और साधन है, वह क्या करता है, राजनीति में अपनी सहभागिता निभाता है। वही जो व्यक्ति गरीब है वो अक्सर यही सोचता है कि उसे जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो क्या करता है, राजनीतिक गतिविधियों में बहुत कम पार्टिसिपेशन करता है या फिर करता ही नहीं है। हालांकि जब आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब जो गरीब व्यक्ति है वो क्या करता है, आंदोलन के माध्यम से अपने आवाज़ उठाते हैं और सरकार से अपने लिए गुहार करते हैं। थर्ड पॉइंट है सामाजिक स्थिति और जाति। भारत जैसे समाज में जाति और सामाजिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? आप जानते हो कि आज भी आप देखोगे इंडिया में तो जो जाति है उसके आधार पे ही जो है मतदान लोग देते हैं या फिर लोग वोट में खड़े होते हैं। अब अगर आप देखोगे कि कुछ पिछड़े या फिर जो दलित समुदाय है जिनको आज हम समाज में हाशिए में रखते हैं, अब वो एजुकेटेड है तो उन्हें पता है कि उनके पास क्या राइट्स है और इसलिए वो भी क्या करते हैं, वोटिंग देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो हमारी लोकतंत्र है, जो हमारा डेमोक्रेसी है, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। कुछ जो जातियाँ हैं वो ऐतिहासिक रूप से राजनीति से जुड़ी रही है, आज़ादी से या आज़ादी के समय के बाद से, लेकिन कुछ जो है वो कुछ समय पहले ही जुड़ी है। अब आप देखोगे कि कुछ पिछड़े या जो दलित वर्ग के लोग हैं वो भी अब राजनीति में क्या करते हैं, सक्रिय रूप से भागीदार रहते हैं, मतलब कि एक्टिव रहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें पता है कि अगर वो राजनीति से बाहर है तो उनकी पर्टिकुलर जो जाति है उसके लिए, उनकी जाति के लिए कुछ खतरा हो सकता है। इसलिए सामाजिक स्थिति के इससे क्या होता है, अगर व्यक्ति एजुकेटेड है, वो सरकार के कार्यों में अपना हस्तक्षेप कर रहा है तो इससे उस व्यक्ति का क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ में क्या होता है कि वो अवसरों को भी प्रभावित करती है। लिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे? आप देखोगे कि पहले के ज़माने में जो है ना, महिलाएं को क्या वोट करने का राइट नहीं था। हालांकि अब सिचुएशन बदल चुकी है, अब लोग एजुकेटेड है और लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी में महिला और पुरुष की बराबर की भागीदारी ही एक लोकतंत्र को मजबूत और सशक्त कर सकती है। इसलिए आप देखोगे कि पहले के मुकाबले अब राजनीति में महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा रोल बढ़ गया है, उन्हें अवसर भी मिलते हैं। महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए आरक्षण किए गए हैं 33% किसमें, पंचायत समिति में। पंचायत गांव में जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं उसमें महिलाओं के लिए 33% जो है रिजर्वेशन कर रखा है और कई सारी योजनाएं जो है इस दिशा में चलाई जा रही है। लेकिन आज भी कई पिछड़े क्षेत्रों में आप देखोगे तो जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की तुलना में अभी भी पीछे रह गई हैं, क्योंकि पुरुषों का मानना है कि महिलाओं का कार्य सिर्फ घर के चूल्हा चौका तक ही सीमित होना चाहिए। आयु की बात करें तो आयु भी जो है राजनीतिक सहभागिता को इम्पैक्ट करता है। कैसे कि आपको पता है हमारे भारत देश में जो है वयस्क मताधिकार 18 वर्ष मताधिकार है, ठीक है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। और 18 वर्ष या इससे ऊपर के व्यक्ति एक युवा पीढ़ी है जिसमें अलग ही जोश रहता है। वो क्या कहती है कि वो चाहते हैं कि जो सरकार है वो ऐसे बने जो कि यंग हो, है ना। लेकिन जो एक्सपीरियंस व्यक्ति है वो यही चाहता है कि एक वृद्ध व्यक्ति राजनीति में आए, क्योंकि यंग व्यक्ति का मानना है कि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा पॉलिटिक्स में आके। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो चाहते हैं कि अगर कोई युवा सरकार बनेगी तो वो युवाओं की मांगों का ध्यान रखेगी, उसे पता है कि युवाओं की क्या नीड्स है। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि जो राजनीतिक उदासीनता है वो बढ़ जाती है, विच इज़ पॉलिटिकल एपैथी देखी जा सकती है, जिससे क्या होता है कि जागरूकता कार्यक्रम से भी दूर किया जाता है।
मीडिया और संचार के माध्यम से आपको पता है कि जो मीडिया है वो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया के थ्रू जो है लगभग देश चल रहा है। हालांकि आज की मीडिया का अलग ही हालत हो रखा है, लेकिन हम देखेंगे कि टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से भी जो लोग हैं वो राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय है। क्योंकि आप देखोगे कि आजकल आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह जो है बैठे बैठे आपको पता लग जाता है कि देश के किस कोने में क्या समस्याएं आ रही है और किस तरीके से लोग उसको हैंडल कर रहे हैं। लाइक अभी नेपाल का आप सीन देख सकते हो, तो आप नेपाल तो गए नहीं थे, आपको पता नहीं है ना कि नेपाल में कैसे तानाशाह सरकार के प्रति आंदोलन हुआ है। आप घर बैठे तो पता नहीं कर सके ना, आपके पास सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तभी आपको पता लगा कि नेपाल में इस वक्त क्या सिचुएशन हो रखी है। सोशल मीडिया ने खासकर जो युवा पीढ़ी को राजनीति से जोड़ रखा है, क्योंकि आजकल हर एक युवा व्यक्ति के पास फ़ोन है और इंटरनेट होता है। राजनीतिक दल और उसका नेतृत्व भी जो है क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो जनता को प्रेरित करता है राजनीति में हिस्सा लेने के लिए। यदि दल जनता के प्रति संवेदनशील और सक्रिय है तो लोग उन पर भरोसा करते हैं, भागीदारी निभाते हैं। अच्छे नेता जो है जनता को ये महसूस कराते हैं कि उस व्यक्ति का जो मतदान है वो कितना इम्पोर्टेंट है और वे उनके हित में कार्य जरूर करेंगे। तो वही कुछ भ्रष्ट और कमज़ोर नेतृत्व वाले जो नेता है वो जनता से थोड़ा दूर रहकर ही कार्य करने का प्रयास करते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य, समाज के सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य भी जो है राजनीतिक रुझान तय करते हैं। कुछ समाज में राजनीति का सेवा संविधान माध्यम मानते हैं तो कुछ इसे टकराव का क्षेत्र समझते हैं। धार्मिक पहचान भी आप देखोगे, धर्म के आधार पर राजनीति चल रही है, धर्म के आधार पर मतदान दिए जा रहे हैं और वोटिंग मांगी जा रही है। यदि सांस्कृतिक वातावरण लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है तो राजनीतिक सहभागिता भी ऑटोमेटिक बढ़ती है। राजनीतिक जागरूकता और अनुभव, आप देखोगे कि जिन लोगों के पास ज़्यादा जानकारी और अनुभव होता है वे ज़्यादा सक्रिय होते हैं पॉलिटिक्स में। जागरूक नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझते हैं। वे सरकार की नीतियों का समीक्षा करते हैं और गलत नीतियों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं आंदोलन के माध्यम से। तो लास्ट में आप कंक्लूजन में अपना व्यू बताओगे कि जो राजनीतिक सहभागिता है वो किस तरीके से किसी लोकतंत्र की जो है जीवन रेखा है। जब सभी वर्ग, अमीर, गरीब, महिला, पुरुष, युवा, वृद्ध समान रूप से राजनीति में भाग लेते हैं तभी सशक्त और स्थायी नेता बनता है। समाज का हर एक तबका, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो 18 वर्ष से अधिक का है और वो मतदान कर पा रहा है फ्रीली या फिर अपनी दल बना पा रहा है, तभी जो हमारा लोकतंत्र है वो ज़्यादा परमानेंट स्थायी रहेगा और इम्पोर्टेंट मतलब सशक्त रहेगा। ये सब किस चीज़ के माध्यम से हो सकता है, शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, आर्थिक समानता के माध्यम से हो सकता है, समाज में सामाजिक न्याय होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। इन सब के माध्यम से क्या होगा, राजनीतिक सहभागिता बढ़ेगी और एक जागरूक नागरिक जो है वो लोकतंत्र की नींव रखता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन